नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। तमाम तकलीफों के बावजूद इंसान जिंदगी से मोह नहीं छोड़ पाता और यही खूबसूरती है इसकी कि संघर्ष करते हुए भी एक एक पल को जी भर के जिया जाए। लेकिन कई बार परिस्थितियां इंसान के हक में नहीं होती और समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं। जिसने धैर्य रखा वो पार उतर गया, लेकिन जो छटपटाकर बीच का और आसान रास्ता ढूंढने निकला वो गुमराह होकर अनर्थ के रास्ते पर निकल गया। और इस सब के बीच इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो किसी की मजबूरी को भुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गलत काम चाहे कितनी भी होशियारी से क्यों ना किया जाए, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। सोनाली, सोनाली, सोनाली देखो 9:30 बज गए। रिजल्ट लगा क्या? जल्दी कर। पापा आप तो जानते हो ना मैंने कितनी मेहनत की है, तो प्लीज पापा मुझे अच्छे नंबर देना, प्लीज 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 प्लीज। क्या हुआ? बता ना, बोलना क्या हुआ? मैं पास हो गई मेरे कितने परसेंटेज मिले ये तो बता। 89% आए हैं, मुझे 90 में 1 का। मेरी उम्मीद से भी ज्यादा लेकर आई है तू। ये ले पैसे, जल्दी जाके मिठाई लेके आ। मला सर्वांचं तोंड गोड करायचं। जा जल्दी। सब लोग मेरा वेट करना। हाँ मैं मिठाई लेके आती हूँ, ठीक है? खूब आभारी है मैं तुझे। ये देखो, इनके बाप की गाड़ी है। ए, उठ, सोने के पैसे देता हूं क्या? लेट हो रहा है, चलो। ये पेड़ा कैसे दिया? पेड़ा 500 रुपए किलो। 500। और ये बर्फी? बर्फी 1200 रुपए किलो। 1200। और ये लड्डू कैसे दिए? लड्डू 400 रुपए किलो। ठीक है, आप ना 1 किलो पैक कर दीजिए और जल्दी कर देना। हाँ वो क्या है ना, मेरा आज रिजल्ट आया, 89% मार्क्स आए। घर जाके सबको मिठाई खिलानी है। अच्छा, बधाई हो। ये लो मेरी तरफ से। थैंक यू भाई 1 किलो लड्डू पैक करो, जल्दी आ जाओ। साहब वो सीधा ऑफिस चलना है या पहले मंदिर जाना है? रोज कहाँ जाते हैं हम लोग? हाँ, पहले मंदिर ही जाते हैं ना। कितने साल से काम कर रहा है तू? रोज रोज वही सवाल पूछेगा? मंदिर चल पहले। जी सर। ये लीजिए लड्डू। और आपको पता है ये किस चीज का लड्डू है? मैं पास हो गई हूँ, 89% आए हैं। आशीर्वाद दो। चल 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 चल। अबे क्या करता है? भाग यहाँ से, भाग। भाग भाग चल चल, भगा भगा। मिलो मिलो, इधर चल, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, चल जल्दी चल। क्या हुआ इस लड़की को? खून भी आ रहा है इसे। जब भी देखो टाइम पास करती रहती है। पढ़ने के लिए बोला तो इसे नींद आती है। हाँ, जब भी देखो टाइम पास। कितने नंबर लेके आई थी तू नबीला? हाँ, नशीब माझे के कांटा और पास तरी झालीस। बहुत सपने देखे थे तेरे बाबा ने कि तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे, ऐसे अपने बाबा का सपना पूरा करेगी। बहुत उम्मीद है मुझे तुझ पर। आई तो रोया मत कर, क्योंकि जब तू रोती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सच में देखना, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी, तेरा और बाबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। हाय, अब से मैं मेहनत करूंगी ताकि एसएससी के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकूं। सच में, बस तू रोएगी नहीं, प्रॉमिस मी। तू पढ़ेगी ना? बहुत पढ़ूंगी।
एक बच्ची मरी पड़ी है और उसकी तुम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे ताकि तुम्हारे जैसे लोग उसे लाइक करें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हटो यहाँ से बाबा, हटाओ सब लोगों यहाँ से। सर, इसका जख्म देखकर ऐसा लगता है कि इस पे गोली चलाई गई है और खून ज्यादा बह जाने की वजह से इसकी मौत हुई है। कदम, सर, सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी छोटी सी बच्ची को कोई क्यों गोली मारेगा? कदम, सर, आज एसएससी का रिजल्ट आने वाला था। कुटे राहिली ही सलोनी? मिठाई खाने वाले सब चले गए और ये अभी तक मिठाई लेके नहीं आई। मासी, मासी, उधर सोनाली ताई का उधर मंदिर के पास शायद एक्सीडेंट हुआ है। क्या? सोनाली, सोनाली, सोनाली! सर, वो बच्ची यहीं से मिठाई लेकर गई थी। एसएससी में 89% मार्क मिला था उसे। साहब, वो लड़की ने तो मुझे मिठाई खिला दी, बहुत अच्छी लड़की थी। एक आदमी तो बाइक वालों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर साहब वो दोनों बाइक वाले भाग गए, शायद उन्होंने ही गोली चलाई होगी। ठीक। पूछताछ से ऐसा लगता है कि ये केस कोलैटरल डैमेज का है, क्योंकि गोली किसी और के लिए चलाई गई थी। लग गई इस बेचारी लड़की को। कदम, सर, चेक करो इस मंदिर में सीसीटीवी कैमरा है, और अगर है तो हो सकता है उसकी फुटेज से हमें ये पता लगे कि यहाँ पर हुआ क्या था, और इस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है सर। कहाँ है सोनाली? सोनाली, क्या हुआ तुझे? वो क्या? सोनाली, घर में सब जन इंतजार कर रहे हैं, सबको पूरी करना है ना? कहाँ से तो चल, सोनाली, ठीक है क्या चिल्लाई तो? संभालिए अपने आप को, वो मर चुकी है। ये क्या बोले? वो मेरी बेटी है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है। अरे इसको तो कॉलेज में एडमिशन करना है, इसको बड़ा अफसर बनना है, अपने आई बाबा का सपना पूरा करना है। ये ऐसा मजाक नहीं कर सकते मुझे। मीनाक्षी नहीं है, अपना ही सोना मेरी चुकी है। नहीं सोनाली, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकी, नहीं जा सकोगे। कहते हैं कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है। जन्म के साथ ही मौत का भी समय तय हो जाता है। ये सच है कि गोली सोनाली को लगी थी, लेकिन ये भी सच है कि वो उसके लिए नहीं चली थी। हमला आनंद पर हुआ और मौत सोनाली की हुई। आनंद पर यह हमला किसने और क्यों किया था? क्या सच्चाई थी इस हमले की? और ऐसा क्या घटा था आनंद की जिंदगी में कि जिसकी वजह से कोई उसकी जान लेना चाहता था? सर, मुझ पे जानलेवा हमला हुआ है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। कहाँ हुआ हमला? वो साईं मंदिर के बाहर सर। मेरी जान को खतरा है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए सर। पहले आप ये बताइए कि हुआ क्या? आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? अब हमारे बिजनेस में लोग अक्सर दुश्मनी पाल लेते हैं। वैसे क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरी लोन एजेंसी है। हाँ, हो सकता है किसी डिफॉल्टर ने हमला करवाया। शायद आपको पता नहीं, आप पर जो हमला हुआ उसमें एक मासूम बच्ची की जान चली गई। सर, उसने मुझे मारने के लिए गोली चलाई थी, वो मुझे नहीं लगी, किसी और को तो लगनी थी। आप मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, मेरी जान को खतरा है। सर, वो सोनाली की मां मीनाक्षी कुंटी आई। सोनल मेरे जीने का आखिरी सहारा थी। देखिए, जो गोली चलाई गई वो आपकी बेटी के लिए नहीं थी, बाय मिस्टेक वो बीच में आ गई। देवा, क्या बोलते साहब तुम्हें? वो किसी और मेरे बेटे की जान गई इसने, मेरे बेटे की जान गई इसने। साहब, आप मेरे तरफ तो ध्यान दो। आज तो मैं बच गया, वो फिर से गोली चलाएंगे, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए ना। देखिए, जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि आप पर किसने गोली चलाई और क्यों चलाई, तब तक हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। म्हणजे तुम्ही गोळी लागण्याची वाट पाहणार, त्याच्यानंतर प्रोटेक्शन आहे। इसका मतलब तेरी वजह से मेरे बेटे की जान गई। मैंने नहीं बोला था उसको बीच में आने के लिए। कितनी बेशर्म है तू? हाँ, मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे ही कोस रहा है तू। देख, अगर तेरी ये बुरे कर्मों की वजह से हुआ है ना, तो ऊपर वाला तुझे जरूर सजा देगा। एक आई था शाम में तुला, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखना, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कदम,
सर। इसे देखकर तो यही लग रहा है कि शायद किसी ने आनंद को मारने की सुपारी दी है। यस सर। और सर ये देखिए, फुटेज में 2 लोग हैं, लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि उनमें से एक ने हेलमेट पहन रखी है और दूसरे ने अपना चेहरा ढका हुआ है। और सर बाइक का नंबर प्लेट भी क्लियर नहीं है। कदम, हो सकता है कि इसकी शक्ल आनंद के ड्राइवर ने देखी हो। पूछताछ करो उससे, स्केच बनवाओ। ठीक है सर। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाए। देखो, जितना भी याद है वो बताने की कोशिश करो। हो गया? ध्यान से देखो इसे। यही वो आदमी जिसने गोली चलाई थी? सब ऐसा ही लगता है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जाओ। कदम सर। ये आदमी बहुत कंफ्यूज था। मुझे नहीं लगता कि इस स्केच से कोई फायदा होगा। सर मुझे लगता है कि एक बार ये स्केच हमें सर्कुलेट करना चाहिए। ठीक है, सर्कुलेट कर दो। सलोनी के पापा को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उनके जाने के बाद मेरे पास जीने का सहारा सिर्फ सलोनी थी। अब तो वो भी नहीं रही। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी बेटी ने अब तक तो पूरी दुनिया देखी भी नहीं। वो कलेक्टर बनना चाहती थी, अपने आही पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे जीने का कोई मकसद भी नहीं है। अब मुझे मेरी मौत का इंतजार है। प्लीज संभालिए अपने आप को। और किसने कहा कि आपके पास मकसद नहीं? अभी सोनाली को न्याय मिलते हुए देखना है आपको। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोनाली के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ लें। उसी का इंतजार है मुझे। जब उसे सजा मिलेगी तब मेरी बेटी को शांति मिलेगी और मुझे भी। आपका शक सही था। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। किसी ने आपको मारने की सुपारी दी है। अच्छा ये बताइए, आपको किसी पे शक है? किसका नाम लूं मैं? नहीं, ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझसे पैसे लिए लेकिन अभी वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे। अब कैसे बताऊं कौन हो सकता है? किसी और को कुछ करने की जरूरत ही क्या है सर? ये काम ही ऐसा करते हैं कि लोगों के दिल से बद्दुआ निकलती है। तुम्हारा मतलब है गोली बद्दुआ से चली? और मेरा क्या, दुनिया के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इसी तरीके से होते हैं और किसी की बद्दुआ ना लगे इसीलिए रोज मंदिर जाता हूं मैं। और उसी वजह से कल भगवान ने मुझे बचाया। आप तो बच गए, पर एक मासूम बेचारी बच्ची की जान चली गई। सॉरी सर, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आपने आपकी इंक्वायरी कर ली है तो मुझे प्रोटेक्शन दे दो। कर ली नहीं, करेंगे। और अगर ऐसे ही हर किसी के कहने पर उसे पुलिस प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी तो आधे शहर को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। फिर हर किसी के साथ में एक हवलदार को तैनात करना होगा। देखिए, अगर वाकई आपको लगता है कि आप पर जो हमला हुआ है वो आपके बिजनेस की वजह से हुआ है तो हमें आपके सारे क्लाइंट्स की लिस्ट चाहिए। ठीक है कदम सर। ये आनंद और उसकी बीवी के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। इम्पॉसिबल है कि एक पति पर हमला हो और उसकी पत्नी को जरा सी भी फिक्र ना हो। कदम सर। तुम एक काम करो, आनंद की बीवी की सारी इंफॉर्मेशन निकालो, पता करो कि इनकी आपस में क्यों नहीं पटती। ठीक है सर। और हाँ, तुम आनंद के घर में काम करने वाली बाई को पुलिस स्टेशन बुलाओ। उससे पूछताछ करो। कान लगाकर सुन रही थी वो। बहुत जबान चला रही थी ना पुलिस वालों के सामने। इसके बाद ज्यादा फुर्ती दिखाई ना, ये जबान है काट के रख दूंगा। साहब, ये दोनों तो सिर्फ नाम के पति पत्नी है। मैंने तो इन्हें पति पत्नी के जैसे रहते हुए कभी नहीं देखा। हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। पिछले 2 साल से तो मेम साहब ने साहब के लिए व्रत सावित्री का व्रत रखना भी छोड़ दिया। कहाँ थे तुम और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मीटिंग में था, कैसे उठा था फोन में? अच्छी तरह जानती हूँ कौन सी मीटिंग से आ रहे हो, बेशर्मों की तरह यूं शराब पीकर। और ये लिपस्टिक का दाग। और मैं यहाँ सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ। मोठ्या सावित्रीचा उपवास केला होता तुझ्यासाठी। 7 जन्म तूच नवरा मिळावास म्हणून। आता नाही करणार, खड्ड्यात जा। कदम सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद को मारने की सुपारी शालिनी ने दी? लेकिन सर, शालिनी अगर सच में आनंद से परेशान थी तो सुपारी देके मरवाने के बजाय वो उसे डिवोर्स भी तो दे सकती थी ना। नहीं कदम, अगर वो डिवोर्स देती
तो उसे प्रॉपर्टी में फूटी कौड़ी नहीं मिलती, और अगर आनंद मर जाए तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी। कदम सर, कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उससे बेवफाई करे, किसी और औरत के पास जाए। हो सकता है उसने पैसे से ज्यादा बदले को अहमियत दी हो। एक काम करो, शालिनी की सारी डिटेल्स निकलवाओ, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि वो कैसी इंसान है, और हाँ, आनंद के भी सारे रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ठीक है सर। सर, सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तो सोनाली पे जो गोली चली थी वो किसी देसी कट्टे से चलाई गई थी। बाबा सर। अपने सारे खबरियों से पता करो कि इन दिनों में किसी ने देसी कट्टा खरीदा है क्या। ओके सर। नहीं, अभी नहीं। जब तक मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलती, मैं गांव वापस नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। सर, मैंने पता किया है, इन दिनों किसी ने भी देसी कट्टा नहीं बेचा है। और सर, मैंने आनंद की वाइफ शालिनी के बारे में भी इंक्वायरी की है। उसका किसी गैर मर्द के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए सर उस पर शक करना बेकार है। कदम सर, ये उन क्लाइंट्स की लिस्ट है जिन्हें आनंद ने लोन दिया है, और ये लोन गवर्नमेंट रूल के तहत नहीं है। लेकिन सर, लोन की अमाउंट तो काफी कम है, 5 से 10 लाख ही है। 5 से 10 लाख की अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं होती कदम, और ऊपर से इनलीगल। अगर कल आनंद को कुछ भी हो जाए तो लोन की रिकवरी नहीं हो सकती। कदम, एक काम करो सर, इस लोन के जितने भी डिफॉल्टर हैं सबसे पूछताछ करो। हो सकता है ये काम उन्हीं में से किसी एक ने करवाया। ठीक है सर। राजन जी, ऑटो लेना था मेरे को साहब, कहीं से भी लोन नहीं मिला मेरे को, तो फिर मैंने अपना ये खोली आनंद पवार के पास गिरवी रख के पैसे ले लिए। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ साहब, कुछ समझा बुझा कर मेरा साइन ले लिया पेपर पे, मेरा खोली खा गया साहब। अच्छा होता अगर वो मरता तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद पवार पे गोली तुमने ही चलवाई है? नहीं साहब, अगर बीवी बच्चे वाला आदमी नहीं होता ना तो खुद मरता उसे। जैसा वो चैप्टर आदमी है ना साहब, मरना तो बनता है उसे। ऊपर वाला गवाह है साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं किया जैसे आप सोच रहे। तेरा रिकॉर्ड चेक किया है मैंने, पिछले 4 महीने से तूने लोन की किश्त नहीं भरी। क्यों? साहब, ये मेरी बच्ची है, कैंसर है इसको, इसी के इलाज के वास्ते पैसे लिया था साहब, और अब तो वो भी नहीं हो रहा है साहब। मैं अपनी मजबूरी के बारे में आनंद भाई को बोला था, वो भी मुझे थोड़ी मोहलत देने के लिए मान गए थे। आज नहीं तो कल जो भी निकलता है देना तो है ही ना साहब। आज उसकी केमोथेरेपी है, जेब में एक पैसा भी नहीं है। अभी आप ही बोलिए मैं क्या करूं? अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते देखना पड़ेगा। साहब, हमारा मैटर तो कब तक क्लोज हो गया? हमारी जरूर क्या काम करती है, अब जरूरतमंद लोगों को ढूंढती रहती है लोन के लिए, और जो कमीशन मिलता है उससे हमारी किस्त चली जाती है। हमारा कोई झगड़ा नहीं है उससे, आप चाहे तो पूछ लीजिए इससे। अरे बोलती काहे को नहीं? अरे बताना साहब को कि आनंद पवार का मैटर क्लोज हो गया। हाँ साहब, हो गया। सर, प्रशांत का घर तो यही है, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है। इसके पड़ोसी से पूछताछ करते हैं, हो सकता है उन्हें पता हो कि कब गया और कब आएगा। प्रशांत अब कैसे आएगा साहब? वो तो बेचारा दुनिया ही छोड़ गया। आत्महत्या किए भी 2 महीने हो गए। उसका परिवार भी यूपी में कहीं शिफ्ट हो गया है। यूपी में कहाँ? गांव शहर तो पता नहीं साहब, बस इतना पता है यूपी गए थे वो। कदम सर, पता करो प्रशांत के परिवार वाले यूपी में कहाँ रहते हैं। हो सकता है कदम प्रशांत ने जो सुसाइड कमिट की है लोन की इंस्टॉलमेंट का नतीजा है। आनंद ने जिन जिन लोगों को लोन दिया है उन सबकी कहानी अजीबोगरीब है। राजन का कहना है कि उसकी खोली उसने हड़प ली थी, बल्कि आज भी वो उसी खोली में रह रहा है। और सलीम की वाइफ ये सुनकर हैरान हो जाती है कि आनंद ने सलीम को मोहलत दी है। हाँ सर, और यादव सब्जी वाले का भी कहना है कि उसकी वाइफ इंस्टॉलमेंट के नाम पे आनंद पवार को क्लाइंट्स लाके देती है। कदम, ये मामला सिर्फ लोन की इंस्टॉलमेंट का नहीं है शायद। एक काम करो सर, सबके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, चेक करो। ठीक है सर। सर, हमारे खबरों का कहना है कि पिछले 2 महीनों में सुपारी लेने की कोई भी खबर उन्हें नहीं मिली। इसका मतलब ये काम किसी बाहर वाले से करवाया गया। अरे एक वक्त था कि तू मेरे लिए उपवास रखती थी और मजे से खाना खा रही है अभी।
शर्म नहीं आती तुझे? क्योंकि तुझे कुछ पड़ी नहीं है ना कि कोई मुझे मारना चाहता है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? खुश है तू मुझे ऐसा घर में कैद देखकर? तो क्या करूं? बंदूक लेकर तुम्हारी बॉडीगार्ड बन जाऊं? जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, सड़ सड़ के मरते हैं। एक खींच के दूंगा ज्यादा आवाज किया तो। शर्म नहीं आती? अपने पति की मरने की बात करती है। शर्म तो मुझे इस बात की आती कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। शालिनी। सर शालिनी, संतोष, सलीम और राजन के कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं। लेकिन सर उसमें एक खास बात है। क्या? सर शालिनी और राजन के बीच में फोन पर बातचीत हुई है और राजन के मुताबिक उसका जो मकान गिरवी था और जिसको आनंद ने हड़प लिया था वो अभी भी राजन के नाम पर है। सर, प्रशांत की फैमिली यूपी के मिर्जापुर में शिफ्ट हुई है और उनके शिफ्ट होने से पहले ही आनंद पे अटैक हुआ है। कदम, सर तुम मिर्जापुर जाने की तैयारी करो। हमें किसी भी हालत में सोनाली को न्याय दिलाना है। ठीक है सर। आप कौन? जी, आपकी बेटी। वो अब नहीं रही। आप उसे जानते हैं? नहीं। फिर आप जिस आदमी पर हमला हुआ और गोली आपकी बेटी को लगी, मैं उनकी बीवी हूँ। क्या? तुम्हारे पति के वजह से मेरी बेटी की जान गई है? अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे पति का गुस्सा मैं तुझ में निकालूंगी। मैं यहाँ पर आपका दुख बढ़ाने नहीं, बांटने आई हूँ। पैसे देकर तू मेरा दुख बांटने आई है यहाँ? हाँ, लेके जा ये कागज के टुकड़े। मुझे ये नहीं, अपने बेटी का बदला चाहिए। साहब, मैंने झूठ बोला था खोली को लेकर, लेकिन अगर मैं उसकी बात नहीं मानता ना साहब, तो वो जरूर ले लेता साहब मेरा खोली। कौन सी बात? साहब वो, तू अंदर जा, जा अंदर जा। अब बता, कौन सी बात? साहब, उसने मेरा खोली इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने इसको भेजा था उसके पास। साला, इतनी कीमती चीज रखे, काम होते ही इसे मैं घर भेज दूंगा। गुनहगार हूं मैं तेरा, हो सके तो मेरे को माफ कर देना। मतलब ब्याज के बदले में? हाँ साहब, मैं मजबूर था। अगर खोली जाती ना साहब, तो मैं बीवी बच्चों के साथ फुटपाथ पे आ जाता। इसलिए तूने सोचा कि आनंद को मार दे तो किस्सा ही खत्म? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अच्छा, ये देख तेरे कॉल रिकॉर्ड्स। तेरी और आनंद की बीवी के बीच में लगातार बातचीत होती थी। बता, क्या लेना देना तेरा उसकी बीवी के साथ? बोल। साहब, मैं तो उस आनंद को सुनाने गया था कि ये रोज रोज का डिमांड बंद कर, तो लौटते वक्त उसकी बीवी ने खुद बुलाया था मिलने को। मुझसे क्या काम है? तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो पैसे। पैसे? लेकिन मेरे को काहे को दे रहे हो? तुम्हारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। अब उनसे कैसे छुटकारा पाना है ना, ये तुम ही सोचो। मैं पहले से जानती थी कि मेरे पति के बाहर दूसरी औरतों के साथ संबंध है, और इसी वजह से एक छत के नीचे रहते हुए भी मैंने उससे कोई वास्ता नहीं रखा। मजबूर औरतों का फायदा उठाते थे वो, और वो भी इतनी चालाकी से कि कोई उनके खिलाफ मुंह नहीं खोल पाता था। और जब आपको लगा कि आनंद नहीं रुकने वाला, तो आपने राजन को उसकी सुपारी दे दी। मैंने वो पैसे राजन को सुपारी के लिए नहीं, उसकी हेल्प करने के लिए दिए थे सर, ताकि वो मेरे पति के ट्रैप से बच सके। अच्छा झूठ बोलती हैं आप। अगर आपको अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं है तो अभी मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि आनंद कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है। सुनो। हाँ सर। ये प्रशांत पांडे जी की फैमिली कहाँ रहती है? सर, वो जो सामने घर है ना, उन्हीं का है। आपके पति ने आत्महत्या क्यों की थी? साहब, जो हो गया वो हो गया।
मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी वो वापस थोड़ी आ जाएंगे। देखिए, आप इस मामले को जितने हल्के में ले रही हैं इतना हल्का है नहीं। इस केस में एक मासूम लड़की की जान जा चुकी है, इसलिए अगर आप हमारे सवालों का जवाब देंगे तो शायद हम उसके कातिल को सजा दिला पाए। इसलिए आप प्लीज हमें बताइए कि आपके पति प्रशांत पांडे जी ने आनंद पवार से लोन लिया था या नहीं? हाँ, उनका कपड़े का धंधा था और उन्हें उसमें बहुत बड़ा घाटा हो गया था, जिसे फिर से शुरू करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तो फिर हम लोन लेने के लिए आनंद पवार के पास गए। मुबारक हो, आपका लोन पास हो गया है। और मैं बता नहीं सकता कि ये आप लोगों की मदद करके मुझे कितनी खुशी हो रही है। शुरू में किस्त जा रही थी, पर कुछ टाइम के बाद हम लोन नहीं चुका पा रहे थे और तभी हमें आनंद पवार ने अपने ऑफिस बुलाया। अरे 6 महीने से एक भी किस्त नहीं दिए तुमने। आज भी अगर पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हारी दुकान और माल दोनों पर कब्जा करना पड़ेगा मुझे। नहीं आनंद भाई, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। बस थोड़ा सा समय मुझे और दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा आनंद भाई। मैं अगर तुम्हें थोड़ा समय दे भी दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मेरे पास क्या है? मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है आनंद भाई। एक देने लायक चीज तो है तुम्हारे पास, इसे मेरे पास भेज दो और मोहलत ले लो। आनंद भाई, जबान संभाल के बात करो, बहुत जल्दी तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, उसने हमें लीगल नोटिस भेज दिया घर खाली करने का, कि पूरी तरह से टूट चुके थे। इसलिए आनंद पवार से मिलने में उसके ऑफिस चली गई। हम किसी चीज के लिए ना नहीं बोलेंगे, बस आप हमसे वादा कीजिए, पैसों के लिए हमारे पति को आप परेशान नहीं करेंगे। ये बात इनको पता चल गई, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक दिन इन्होंने आत्महत्या कर ली और फिर हम सब यहाँ चले आए। तो आपको आनंद पवार के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। क्या फायदा कंप्लेंट करके, ऊपर वाला है ना, देगा उसे उसके कर्मों की सजा। यह साबित हो चुका था कि आनंद एक गलत इंसान था, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिसकी बिना पर वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाए। दूसरी तरफ सोनाली के कत्ल का अब तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कभी कोई सुराग था ही नहीं। और तभी एक ऐसी घटना घटी जो शायद पुलिस के इस गतिरोध को बेच सकती थी। मीनाक्षी ताई, कहाँ से आ रही हो? काही नाश्ता आणू का? नको, मला भूख नहीं है। अरे और कितने दिन भूखे रहोगी? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तू क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं आज गाँव जा रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, गोली कॉलर बोन के पास लगी थी, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आनंद पवार अब खतरे से बाहर है। और ये बुलेट जो मरीज की बॉडी के अंदर से रिकवर हुई है। कदम, शायद ये देसी कट्टे से चली हुई गोली है। सो इसका मतलब कि जिन लोगों ने पवार पे पहले गोली चलाई थी वो दोनों अब भी उसके पीछे हैं। हो सकता है। डॉक्टर जी, हम पेशेंट से मिल सकते हैं? जी हाँ, आप मिल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम हॉस्पिटल में हो, और अगर उन लोगों ने तुम पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो डॉक्टर है ना यहाँ पर। मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि कुछ दिनों के लिए तुम हॉस्पिटल में ही रहो। यहाँ मेरी ये हालत हुई और आप मुझे जोक सुना रहे हैं। सुना नहीं रहे हैं, बता रहे हैं।
और एक वार्ड बॉय को तुम पर नजर रखने के लिए कह दिया है। और हाँ, अगर एक औरत ने भी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की तो यहां से भी ज्यादा सेफ जगह पर तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर। कदम सर, सिविल में यहां कांस्टेबल्स तैनात करो। हो सकता है आनंद पर दोबारा हमला हो। ठीक है सर। जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं एक एनजीओ से आई हूँ। हमारा एनजीओ कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करता है। वो हॉस्पिटल से पता चला कि आपके यहाँ कोई कैंसर पेशेंट है, तो आपके लिए कुछ मदद लाई थी मैं। ये कुछ पैसे हैं, अरे ले लीजिए, आप ही के लिए हैं, प्लीज। वैसे इन पैसों का क्या करना है ये आप लोग ही डिसाइड कीजिए। अपनी बेटी को बचाइए या फिर उस बीमारी को ही खत्म कर दीजिए जो आपका घर उजाड़ रही है। नमस्ते। ये क्या भूल के गई? आनंद पवार कौन से रूम में है? सीढ़ी से ऊपर जाके राइट। थैंक यू। रुक, पकड़ो। सर, इसके पर से ये आधार कार्ड मिला है। इसका नाम प्रकाश झंडे है। कदम सर, इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पता करो। अगर स्पारी किलर का एक भी क्लू मिल गया ना, फिर देखते हैं ये आदमी कैसे मुंह नहीं खोलता। बड़े ढीठ हो तुम, हाँ? इस बार भी बच गए ना, मगर इस बार आखिरी बार था, अगली बार नहीं बच पाओगे। सर, ये प्रकाश झंडे नागपुर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन इसमें भी खास बात यह है सर कि ये मीनाक्षी का सगा भाई है और सोनाली का सगा मामा। इसका मतलब आनंद के घर के बाहर जो हमला हुआ और जो हॉस्पिटल में हमला हुआ, उसके पीछे मीनाक्षी का हाथ था। हाँ साहब, प्रकाश माझा भाव है। मुझे पता है नागपुर में उसने क्या क्या कारनामे किए। सोनाली के जाने के बाद उसने मुझे फोन किया था, मैंने उसे सब बता दिया। लेकिन साहब, मैंने उसको नहीं बोला किसी को मारने के लिए। वो कल भी आया था, वो बोल रहा था कि हाँ, मैंने ही गोली मारा उसको। निशाना थोड़ा सा चूक गया ना, इसलिए बच गया साला। अब कल देख, उसके ना खोपड़ी में ही गोली उतारेगा मैं। मैंने तुझे मना किया था ना कुछ भी करने से। तेरी इसी गुंडागर्दी की वजह से मैं सोनाली को मुंबई लेकर आई। और अब अरे लेकर आई थी तो फिर कहाँ गई सोनाली, बोलना। वो साला आनंद पवार की लोंडियाबाजी की वजह से मेरी भांजी मर गई है। देख भाई, मुझे भी सोनाली के बारे में उतना ही दुख हुआ है जितना कि तुझे हुआ है। बदला तो मैं लेके रहेगा, छोड़ेगा नहीं उसको मैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आनंद औरतों से गलत हरकतें करता है? आनंद की बीवी शालिनी ने मुझे बताया। वो पैसे लेकर आई थी। और क्या कहा उसने? उसकी बातों से ऐसा लगा कि वो अपने पति को मारना चाहती है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरे पति की वजह से हुआ है। औरत को खिलौना समझकर उन्होंने जो खेल खेला है, ये उन्हीं की बद्दुआएं हैं जो उन्हें ये सजा मिल रही है। सब जानती है ना तू? हाँ, तो क्यों तेरे पति के नाम का मंगलसूत्र पहना है तूने? इसे उतार के फेंक दे। फेंक दूंगी, मगर अभी नहीं, सही समय आने पर। उसके बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपने पति से खुश नहीं है, उससे छुटकारा पाना चाहती है वो।
प्रकाश के साथ मिले मीनाक्षी के कनेक्शन से पुलिस की कुछ उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन उससे भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि प्रकाश ने आनंद पर हमला तो किया था, लेकिन उसका मकसद सोनाली की मौत का बदला लेना था। सोनाली का कातिल खुलेआम घूम रहा था। आखिर वो कौन था जिसने आनंद पर गोली चलाई या चलवाई और जिसका निशाना सोनाली बनी? कौन था वो जिसे आनंद से इस कदर नफरत थी? शालिनी, राजन, सलीम या फिर संतोष? जी? हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। आपके घर की तलाशी लेनी है हमें। क्या अलमारी से पैसे मिले? सर, इनके कबर्ड में से ये रुपए मिले। बताइए, और सबसे पहले ये बताइए कि इतना कैश आप लोगों में क्यों बांट रही थी? जी वो आनंद ने लोगों के साथ जो कुछ भी किया मैं उसे ठीक तो नहीं कर सकती, मगर ये पैसे देकर मैं उनका दुख कम करना चाहती थी, इसलिए ये कैश सबको दे रही थी। इतना कैश आपके पास आया कहां से? मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर ये कैश लाया है। एक मिनट। अपना मंगलसूत्र बेचकर जो पैसे लाए थे वो सलीम को दिए और चेन बेचकर राजन को पैसे दिए थे, और अपने सारे सेविंग्स मैंने मालती को दे दिए ताकि वो गांव जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। और ये जो कैश है आपके हाथ में, अपना नेकलेस बेचकर मैंने लाए थे। यही पैसे लेकर मैं मीनाक्षी को देने गई थी, मगर उन्होंने लेने से साफ मना कर दिया। आपके कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ आप अपने पति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कर रही हैं? जिस दिन मुझे पता चला मेरा पति औरतों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, उसी दिन मैंने कंप्लेन कर देनी चाहिए थी, मगर मैं चुप रही, अपने पति धर्म का पालन करती रही, और दिन ब दिन आनंद बिगड़ते गए और उसकी सजा उस मासूम बच्चे को भुगतनी पड़ी। जुर्म को सहना और जुर्म छुपाना भी जुर्म ही है सर। आप प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए और सबक लेने दीजिए, और उन सभी औरतों को जो अपने पति का जुर्म छुपाती है, प्लीज। ये बेचा था मुझे साहब, और अपनी बीवी को बेचते हुए तो शर्म भी नहीं आई, और हराम की कमाई खाते हुए तो शर्म भी नहीं आई। किसने झूठ बोला था आपको साहब कि हमारा लोन पूरा हो गया और मैं आनंद के लिए काम करती हूँ? मैं आनंद के लिए काम तो करती हूँ साहब, मगर लोन बेचने का नहीं, खुद को बेचने का। वो मुझे अलग अलग लोगों के पास भेजता था और उनसे पैसे कमाता, और इसे सब पता था, पर इसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा इसने। कदम सर, कंप्लेंट लो इनकी, और बाकी जितने भी विक्टिम्स हैं सबसे पूछताछ करो। अगर वो लोग भी कंप्लेंट करने के लिए तैयार हैं तो इस आनंद को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर आनंद, ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। औरतों के देह व्यापार और उनके शोषण के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। आनंद, मैंने कहा था ना तुमसे, जब टाइम आएगा तो सिक्योरिटी अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। बेकार में चिल्ला रहे थे, अब तुम जहां जाने वाले हो वहां तुम्हें पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। वैसे सिक्योरिटी के लिए 2 हवलदार बाहर तैनात किए हैं, जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। इंस्पेक्टर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो सारी औरतें बालिग थी, खुद आई थी अपनी मर्जी से। 24 घंटे के अंदर बेल लेके दिखाऊंगा। एक्चुअली ना, मुझे बाहर आने की जल्दी भी नहीं है। हाँ, बाहर मेरी जान को खतरा है तो अंदर ही सही। कदम सर, देखा जाए तो ये आनंद बिल्कुल सही कह रहा है। हमें इसके खिलाफ और सबूत इकट्ठे करने होंगे। लेकिन सर, हम इस पे गैर कानूनी ढंग से लोन का बिजनेस चलाने का चार्ज भी तो लगा सकते हैं ना सर? चार्ज लगा सकते हैं, इससे वो अंदर भी हो जाएगा, लेकिन इससे सोनाली को न्याय नहीं मिलेगा। सर, खबरी से एक इन्फॉर्मेशन मिली है, कोल्हापुर का एक आदमी देशी कट्टा बेचने के लिए कस्टमर ढूंढ रहा है। कदम, लेट्स मूव।
बाबा। हाँ सर। यही जगह है? हाँ सर, यही जगह है। कदम सर, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। तुम गाड़ी आगे ले जाओ। माल लाया? पैसा लाया? पहले माल दिखा। अरे भाग, पुलिस पुलिस भाग! पकड़ से, पकड़ से! रुक! चल। आपने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया साहब। हाँ साहब, हमें सुपारी मिली थी। हमें सिर्फ ये दिखाना था कि आनंद पवार पे किसी ने गोली चलाई है, बस हमें यही करना था साहब। तभी हमको मालूम हुआ किसी लड़की की मौत हो गई है। हमें भी यहाँ से भागना था साहब, हमारे पास पैसा नहीं था, इसीलिए हम वो कट्टा बेच रहे थे ताकि हमें कुछ पैसा मिले। आप ही बताओ साहब, हमें सिर्फ 5,000 की सुपारी मिली थी। सुपारी किसने दी? बोल। मैंने उनको खुद पर गोली चलवाने की सुपारी दी थी। क्यों? एक औरत मुझे फोन पर परेशान कर रही थी, धमकी दे रही थी कि वो मेरी असलियत लोगों के सामने लाएगी। तो मैंने प्लान बनाया कि अगर खुद पर गोली चलवाता हूं तो वो लोग डर जाएंगे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इल्जाम उन पर जाएगा। अपनी काली करतूतों को छुपाना चाहता था, तेरे चक्कर में एक बच्ची की जान चली गई। तू टेंशन मत ले, अब तुझे पूरी प्रोटेक्शन देंगे हम। लेकर जाओ इसे। सर, अगर इस वक्त सच में कोई औरत ब्लैकमेल कर रही थी तो ये बात हमें पता क्यों नहीं चली? पता चल गई थी, और ये औरत तो और कोई नहीं, शालिनी थी। उसने सोचा ऐसा करके शायद आनंद सुधर जाए, लेकिन आनंद ने आगे बढ़कर कुछ और ही किया। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय अगर शालिनी हमारे पास आई होती तो आज सोनाली जिंदा होती। इसीलिए शालिनी खुद को सोनाली की मौत की जिम्मेदार समझती है। अगर किसी बेहद मुश्किल सवाल का कोई आसान उपाय है तो जांच की जरूरत है कि कहीं ये किसी संकट की दस्तक तो नहीं, क्योंकि आनंद जैसे लोग समाज में भरे पड़े हैं और वो किसी आसान उपाय से हमें फंसाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आनंद को गैर कानूनी तरीके से लोन कंपनी चलाने और देह व्यापार, जालसाजी, शोषण और शारीरिक उत्पीड़न के लिए, और प्रकाश को अपने पिछले अपराधों और आनंद पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया। राजेश और शरद को गैर कानूनी हथियार के इस्तेमाल और सोनाली के कत्ल के लिए, और संतोष, राजन और सलीम को जबरदस्ती अपनी बीवियों से देह व्यापार करवाने के लिए गिरफ्तार किया गया। और ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमारे समाज में अक्सर महिलाओं के आत्मबल को कमजोर करने की कोशिशें की जाती रही हैं, और ऐसा करने के पीछे कुछ लोगों की ये विकृत मानसिकता होती है कि औरतें पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। आज की ये कहानी ऐसे कई सवाल खड़े करती है जिनका अगर सही जवाब निकाला जाए तो समाज में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। हमारे समाज में औरत कामकाजी हो या गृहिणी, उन्हें रिश्तों और जिम्मेदारियों की ऐसी बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है जिनमें उन्हें मिलती है तो सिर्फ गुलामी। कभी माँ तो कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी बेटी। क्या कुदरत द्वारा बनाया गया महिलाओं का कोमल हृदय सिर्फ हमारे शोषण के लिए बना है? क्या कभी हमने उन्हें नजदीक से जानने की कोशिश की है, उनकी इच्छाओं को समझने की कोशिश की है? एक मिनट, सुरेश एक वाटर दे। मैडम, सेठ जी ने दारू देने से मना किया ना आपको, बोला है कि पहले पुराने चुका दो, बहुत चढ़ चुका है। दे रही हूँ ना मैं पैसे, तो देख वाटर।
अरे मैडम सुनो तो। पकड़ो से, अरे पकड़ो, मैडम चोर पकड़ो, चोर पकड़ो, चोर। पकड़ो से। अरे भैया क्या बैलगाड़ी की तरह चला रहे हो, थोड़ा तेज चलाओ ना। अरे मैडम तेज तो तब चलाऊंगा जब पता चले जाना कहाँ है। अरे बता दो कहाँ जाएंगी आप? अरे भैया किधर भी लेके चलो ना, चलो। साला मुझसे पैसे मांग रहा था, बोलता पहले पुराने तो फिर नया मिलेगा। जानता नहीं मेरी वजह से कितनी चलती है इसकी दुकान। ओ मैडम ये बोतल चुरा के लाई हो क्या? क्यों, तो पुलिस वाला है क्या? ऑटो चला अपना। ऑटो क्यों रोका? ए मैडम बाहर आइए, आप बाहर आइए। मैं नहीं अरे आऊंगी। बाहर आइए, सराफत से आ रही हैं, पुलिस को फोन करो। तू क्यों इतना उछल रहा है? तुझे तो दे रही हूँ ना पैसे। अरे नहीं चाहिए आपके पैसे, मुझे लफड़े में नहीं पड़ना। अरे चलना चलना, मेरे को भी तेरा मुंह नहीं लगना है। हट बेवड़ी कहीं की। अरे हट ना, तेरे बाप के पैसे की शराब पी रही हो क्या? हट हट। तो दरवाजा खोल, बताता हूँ कौन हूँ मैं। नहीं, पहले आप बताइए कि आप हैं कौन। अरे तुम्हारी मम्मी दारू की बोतल लेकर भाग गई हमारी दुकान से। तेरी माँ किधर है? मुझे नहीं पता मम्मा कहाँ है, और मैंने आपसे कहा था ना कि उन्हें उधार शराब मत दीजिएगा, तो फिर आपने क्यों दी? ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत कर। तेरी माँ किधर है? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर निकल मेरे घर से। साहिल बेटा चाकू दिखाता है, चाकू की फैक्ट्री मेरे पास। अरे मिथि क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम, परेशानी है क्या? तो कब तक बचाएगी अपनी माँ को? चल रे, तो सब कुछ नहीं होता है, चल। चार साल पहले अंजलि का अपने पति से तलाक हो गया था, जिसके बाद मानसिक तनाव में आकर अंजलि शराब की लत में डूब गई थी। वो अपनी माँ होने की जिम्मेदारी को भी ठीक से नहीं निभा पा रही थी। हर माँ की तरह अंजलि भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन नशा एक ऐसी आदत है जिसमें एक बार अगर कदम रखा तो बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। और अंजलि की इन्हीं गलतियों का खामियाजा उसके बच्चों को भुगतना पड़ा। लेकिन ये हालात सिर्फ शुरुआत थे उस अंजाम के जिसका अंदाजा किसी को ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। Once, Alice was sitting near a river bank with her sister. She was getting bored. दीदी मुझे नींद नहीं आ रही, मम्मी कब आएगी? शायद मम्मा आ जाएंगी, तुम सो जाओ। दीदी मम्मा जैसे लोरी सुनाती थी वैसे सुनाओ ना। अरे मिथि इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही हूँ? इस वक्त निकलना ठीक नहीं है, तो मैं चलूं साथ में? देखो भैया, आप मुझे हाथ मत लगाया करो, वरना आपकी कंप्लेन कर दूंगी मैं। मेरी कंप्लेंट करें? बताता हूँ। कहाँ चली गई मम्मा?
सर अंजलि एक सिंगल मदर है, साहिल और मिथि उसी के बच्चे। अंकल आप मेरी मम्मी और दीदी को ढूंढोगे ना? बेटा फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द इन दोनों को ढूंढ निकालेंगे। सर कल रात से जब अंजलि घर नहीं लौटी तो साहिल को सुला के मिथिला प्यार से मुझे मिथि बुलाते, वो अंजलि को ढूंढने निकली। अब उसका भी कोई पता नहीं है सर, और अंजलि अपना मोबाइल भी ले जाना भूल गई। मिथि का भी फोन बंद आ रहा है। आप कौन हैं और अंजलि की फैमिली को कैसे जानते हैं? सर मैं अंजलि का दोस्त हूँ। 4 साल पहले अंजलि का डिवोर्स हुआ था, तब से वो अपने दोनों बच्चों के साथ हमारे सोसाइटी में रहती है। सर अंजलि के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है, वो शराब बहुत ज़्यादा पीती है। इतनी ज़्यादा पीती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप जाइए, हम इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। चलो साहब। अंकल आप मेरी दीदी को ढूंढोगे ना? हाँ बेटा। कल रात को अंजलि को यहाँ देखा? नहीं साहब, शायद ये जानते हो क्योंकि दिन का वॉचमैन मैं हूँ और रात में ये रहते हैं। तुमने कुछ देखा था? ड्यूटी पे सो तो नहीं गए थे? बिल्कुल नहीं साहब, मैं ये गेट छोड़ के कभी नहीं जाता। कल रात अंजलि मैडम को तो नहीं देखा साहब, लेकिन हाँ साहब मिथि जरूर कल रात में बाहर जा रही थी। मैंने उसे मना भी किया कि रात में बाहर मत जाओ। जी देखिए, आपकी पड़ोसन अंजलि के बारे में कुछ बात करनी थी। सर अंजलि के बारे में हम भी उतना ही जानते हैं जितना बाकी लोग जानते हैं। उसका तो रोज का है सर। देखिए नया ये है कि अंजलि के बाद अब मिथि भी गायब है। छोटी बच्ची, उसके गायब होने की क्या वजह हो सकती? बेचारी मिथि माँ के चक्कर में खुद ही गायब हो गई। सर मैं तो कहता हूँ आप मिथि को ढूंढिए। अंजलि तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, किसी पार्क में या गटर में पी के पड़ी होगी वो। अंजलि के बारे में और क्या जानते हैं आप? एक नंबर की बेवड़ी है सर, पति तो उसका है नहीं, खुली छूट मिली हुई है। सोसाइटी का माहौल खराब करके रखा उसने, रात रात भर बाहर घूमती रहती है। बेचारी मिथि माँ के चक्कर में खुद ही गायब हो गई। सर मैं तो कहता हूँ आप मिथि को ढूंढिए। अंजलि तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, किसी पार्क में या गटर में पी के पड़ी होगी वो। अंजलि के बारे में और क्या जानते हैं आप? एक नंबर की बेवड़ी है सर, पति तो उसका है नहीं, खुली छूट मिली हुई है। सोसाइटी का माहौल खराब करके रखा उसने, रात रात भर बाहर घूमती रहती है। सर मैंने आसपास के लोगों से अंजलि के बारे में और भी जानकारी हासिल की है। उसे शराब की बहुत बुरी लत है। इससे पहले भी कई बार रात रात भर वो बाहर थी, यहाँ तक कि 2-2 दिन तक घर वापस नहीं लौटी। राज, मुझे अंजलि से ज्यादा मिथि की चिंता। छोटी बच्ची है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। निकली तो थी वो अपनी माँ को ढूंढने, पर पता नहीं खुद ही कहाँ चली गई। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, मिथि की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। आसपास के पूरे एरिया में मिथि और अंजलि की फोटो दिखाकर पूछताछ करो। और हाँ, इन दोनों की फोटो शहर के सारे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स और मुर्दा घरों में सर्कुलेट करवा दो। मोबाइल डिटेल्स भी निकलवाओ। इनको देखा था? हाँ साहब मैं इनको देखा था, वो पार्क में रात को किसी को ढूंढ रही थी। कहाँ चली गई मम्मा? ठीक। डरो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। खाना खाया तुमने सुबह से? नहीं। आओ चलो बाहर जाके कुछ खाते हैं। चलो चलो। जब तक मम्मी और दीदी नहीं आते मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ओहो साहिल, अगर तुम्हारे मम्मा और दीदी को पता चला कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो फिर कितने नाराज होंगे। आओ चलो 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 बाबा चलो। मिथि को लापता हुए लगभग 12 घंटों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका था। एक नाबालिग लड़की होने के कारण पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए 24 घंटों का इंतजार नहीं किया, पर अब तक उन्हें मिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। पहले अंजलि और अब मिथि के गायब होने से पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। सर, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स और मुर्दा घरों में माँ और बेटी दोनों की तस्वीरें सर्कुलेट कर दी है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। हेलो, ओके,
ठीक है, हम पहुंचते हैं। समिति का पता चल गया। चलो। सर, ये तो जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ। आसपास अच्छे से सर्च करो। साहिल बेटा, क्या सोच रहे हो? खाओ खाओ खाओ, सब ठीक हो जाएगा, खाओ। मम्मी और दीदी कहाँ होंगे? वो लोग अब तक वापस नहीं आए। पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं ना। जल्दी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मैं हमेशा मम्मी और दीदी के साथ ही खाना खाता हूँ। वो लोग भी तो भूखे होंगे ना। चल बेटा, मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुझे खाना नहीं खाना तो मत खा, फालतू मेरा टाइम वेस्ट मत कर। ए बिल्ले यार, भी ले, तू भी ले, रिक्शा पकड़े घर खुद चले जाना। लो बेटा, पानी पी लो। बेटा, डोंट वरी, रिलैक्स। बेटे बेटा, आपके साथ कल रात को क्या हुआ था? सर, कल रात मम्मा घर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें सोसाइटी के आसपास चेक करके आती हूँ। शायद वो कहीं गिर गई होंगी। गार्डन में हमेशा जाती है, मैंने वहां पे भी चेक किया, लेकिन वो नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि मैं ऑटो लेके आगे देख लेती हूँ। जब मैंने ऑटो लिया तो वो ऑटो वाला मुझे कहीं और ही ले गया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बेटा, उस ऑटो वाले की शक्ल याद है आपको? बहुत अच्छे से तो नहीं सर, लेकिन उसका ऑटो काफी ज्यादा कलरफुल था और उसमें ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई थी। थैंक यू बेटा। मीठी ने जिस तरह के ऑटो की डिस्क्रिप्शन दी है, जवाहर नगर और पूरे एरिया में उसके बारे में पता करो और अंजलि के बारे में इलाके के पूरे सीसीटीवी कैमरास को चेक करो। मुझे लगता है आपने नशे की लत की वजह से अंजलि खुद किसी मुसीबत में न पड़ गई। पॉसिबल है सर। अरे बेटा, साहिल कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, कौन ले गया तुम्हें? अरे भैया, ये लो, आओ देखो, तुम्हारी बहन मिथि मिल गई है। आ जाओ। चली गई थी। साहिल प्लीज मत रो, मैं आ गई हूँ। रो मत बेटा, रोते नहीं है। पुलिस उस कमीने को जरूर ढूंढ लेगी और देखना जल्दी तुम्हारी माँ भी मिल जाएगी। मम्मी नहीं बेटा, तुम्हारी माँ अब तक नहीं मिली, लेकिन तुम परेशान मत हो, वो जल्दी ही मिल जाएंगी। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। दीदी माँ मिल जाएगी। हाँ साहिल, मिल जाएंगी। इसे जानते हो? जी सर। अंजलि के कुछ पैसे उधार थे तुम्हारे दुकान में। उसने जब तुम्हारे दुकान से शराब चुराई तो बदला लेने के लिए तुमने उसे उठा लिया। कहाँ रखा है? क्या किया उसके साथ? सर, ना तो मैंने उसको उठाया है, ना मैंने इसको कहीं रखा हुआ है। साहब, लगभग एक हफ्ते से हमने उसको देखा तक नहीं और पिछले काफी दिनों से दुकान पर भी नहीं आई। साहब, अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके एक्स हस्बैंड सती से बात कर लीजिए आप। सर, उनकी शादी जरूर टूट चुकी हो, पर झगड़ा के बीच में आज भी होता है। तुम्हें कैसे पता ये सब? साहब, पिछले 25 साल से हमारी दुकान यहाँ पर है और इस इलाके की एक घर की खबर मेरे पास रहती है। अब तो मान जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? दारू के नशे में अपनी और तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी।
देखो, चाहे कोर्ट का फैसला मेरे फेवर में हो या ना हो, जो होगा मैं देख लूंगा, लेकिन तुम दोनों अब मेरे साथ चलो। नहीं पापा, हम मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर हमें आपको अपने साथ लेके जाना ही है तो आपको मम्मा को भी साथ में लेके जाना होगा। कितना जहर भर के रखा है उसने तुम्हारे दिमाग में। पापा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम रुको, हम चले जाते हैं। ठीक है, चले जाइए, कोई जरूरत नहीं है मुझे आप लोगों की। मैंने कहा था ना रहने दो, ये लोग नहीं मानेंगे, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहा। वैसे भी ये दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, है और हमेशा रहेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। 4 साल पहले उनसे पीछा छुड़ाकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अब देखो उनकी हालत क्या है। जो कुछ भी हो जाए, ये बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। मैं जो करना है सो करो, मैं इनके साथ कभी नहीं रहने वाली। अरे अंजलि को ना सही, मुझे तो उनकी परवाह है। ये बच्चे मेरी भी जिम्मेदारी है। निधि से मिली जानकारी की बिना पर पुलिस ने एक एक ऑटो वाले से पूछताछ की। हर गली, हर नुक्कड़, हर सड़क से जानकारी इकट्ठा की गई और हर एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। आगे ले जरा, चल। आ जाने साहब, बताता हूँ मैं, चलना। ठीक है साहब, चलता हूँ। सर पैसे चाहिए? साहब क्या कर रहे हो साहब? लड़की छेड़ता है? साहब मैंने कोई लड़की छेड़ा नहीं छेड़ा। बहुत शौक है, बहुत शौक है। मैंने चल, मैं कुछ नहीं पैसे किया देता साहब। हूँ। चल पैसे देता हूँ। साहब मुझे छोड़ो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। खड़ा खड़ा बोल। साहब मुझे माफ कर दो साहब, अकेली लड़की थी साहब, मैं उसे जंगल में लेके गया। सर मुझे लगा मर गई वो, इसलिए मैं डर के भाग गया साहब। सर मैंने कुछ किया नहीं साहब। लोग आंखें बंद करके तुम पे भरोसा करते हैं कि तुम उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाओगे, और तुम अच्छी तरह से मीटर डाउन करो इसका। तुम्हारे बारे में तुम्हारे ऑफिस से लेकर मोहल्ले तक हर जगह पूछताछ की। सब जगह से बस एक ही जवाब मिला कि तुम बड़े ही मतलबी किस्म के आदमी हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। इसीलिए तुमने अंजलि को भी छोड़ दिया ना तुम्हें अंजलि की फिक्र है ना बच्चों की। वो तो तुम्हारी दूसरी बीवी को कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए अचानक तुम्हारा पहली बीवी के बच्चों के बारे में सारा प्यार उमड़ा है। अगर मैं गलत हूं तो क्या वो सही है? क्या उससे बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास था? उसने बच्चे अपने पास इसलिए रखे ताकि उसे हर महीने मुझसे एलिमनी मिलती रहे और उन पैसों को वो दारू में उड़ा सके। दूसरों को गलत साबित करके हम खुद सही नहीं हो जाते। कल शाम से लेकर रात तक तुम कहां थे? मैं अपनी बीवी के साथ था। उस दिन सतीश मेरे साथ था घर पर। मुझे पता है सतीश मतलबी है, उसे अपने अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। इसी बात से अंजलि भी डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए उसने ड्रिंक लेना शुरू कर दी। लेकिन सतीश ने उसकी हेल्प करने की बजाय उसे उसी के हाल पे छोड़ दिया। ये सब बात मुझे शादी के बाद मालूम पड़ी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था ना। हो सकता है मर्डर के लिए किसी और को हायर किया हो। क्या बात कर रहे हैं आप? सर उसकी शराब की आदतों की वजह से लीगली मैं उससे स्ट्रांग हूँ, तो उसे मार के मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? कोर्ट से इंसाफ मिलने में देर हो जाती है, इसलिए कुछ लोग अपने ही हाथ में तराजू पकड़ लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी सब्र टूट गया और तुमने ही? सर मुझे उससे मिले हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सर ऑटो वाले ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि वो मिथि को लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन अंजलि का हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। राज, इस केस की ऐसी कोई गली है जो हमें गोल गोल घुमा रही है। एफआईआर के हिसाब से 22 तारीख को अंजलि गायब हुई, लेकिन उसके जानने वाले सारे लोग और शराब की दुकान वाले का यह कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से उन लोगों ने अंजलि को नहीं देखा। लगभग 1 हफ्ते से हमने उसको देखा तक नहीं। ना ही उसके एक्स हस्बैंड से उसकी कोई बात हुई। सर मुझे उससे मिले हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ना ही 22 तारीख को वॉचमैन ने उसे बाहर जाते हुए देखा। कल रात में अंजलि मैडम को तो नहीं देखा साहब, लेकिन हाँ साहब मिथि जरूर कल रात में बाहर जा रही थी। दाल में जरूर कुछ काला है। इस अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सर उसका फोन लास्ट 16 तारीख को एक्टिव था, उसके बाद से अब तक फोन इनएक्टिव है और लोकेशन तो घर की दिखा रही है। अंजलि के गायब होने की रिपोर्ट केतन ने लिखवाई थी। अगर अंजलि पहले ही गायब हुई थी तो केतन ने झूठी कंप्लेंट क्यों लिखवाई? राज, इस केतन को पुलिस स्टेशन लेके आओ, इसकी खातिर करनी होगी। सर
अंजलि की मोबाइल फोन एक्टिविटी और इस केस से जुड़े बाकी लोगों के बयान के आधार पर पुलिस को ऐसा लगने लगा था कि शायद अंजलि 22 जुलाई से नहीं बल्कि उससे भी पहले से गायब थी। और जब पुलिस ने अंजलि की सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो मामला आईने की तरह साफ हो गया। उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को 16 जुलाई की शाम को अंजलि बाहर जाती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद से अंजलि अब तक लापता थी। आखिर क्या हुआ था अंजलि के साथ और मिथि ने यह बात पुलिस से क्यों छुपाई थी? दीदी खाना खा लो। खाना कहाँ से आया? मिश्रा अंकल के घर से। तू खा ले, मुझे नहीं खाना। दीदी प्लीज थोड़ा खा लो। साहिल मुझे नहीं खाना। मैं खिला देता हूँ। दीदी मम्मी को कौन खिलाएगा? झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई तुमने? सर मुझे नहीं पता वो कब गायब हुई सर। एक हफ्ते पहले यानी 16 जुलाई को उसने मुझसे शादी के लिए कहा। मैंने मना किया तो उसने मुझसे झगड़ा किया सर। उसके बाद से उसने मेरा फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया सर। मुझे लगा उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, इसलिए मैं उसके घर गया उससे बात करने के लिए। हाँ, मुझे सिर्फ साहिल मिला। और उसे मैं यहाँ ले आया सर आप ही सोचिए ना, अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो फिर मैं यहाँ पुलिस स्टेशन क्यों आता? अगर तेरे इरादे की तरह तेरी नीयत भी बदली होगी और तूने कुछ गलत किया होगा तो इसका अंजाम सोच लेना क्या होगा। सर 16 तारीख के बाद मम्मा घर नहीं आई और मैंने पापा को भी इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि वो हमें अपने साथ ले जाते और मम्मा को भी नहीं ढूंढते। और मैंने केतन अंकल को इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि वो हमेशा मुझ पे गलत नजर रखते थे। मम्मी को भी वो बुरी नजर से देखते थे। सर आप प्लीज मेरी मम्मा को ढूंढ दीजिए ना। मेरी बात सुनिए सर, वो झूठ कह रही है सर। वो लड़की झूठ कह रही है। वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो अब तो बिल्कुल माँ पे गई है। अपने फायदे के लिए लोगों को यूज करती है। मैं जानता हूँ कि आप मेरा भरोसा नहीं करोगे, आप उस मिठी का ही भरोसा करोगे, लेकिन मैंने आज तक उसे कभी गंदी नजर से नहीं देखा है सर। वो मेरी बेटी जैसी है सर। अच्छा, तेरी बेटी जैसी है? क्या है ये? अपनी बेटी के साथ कोई ऐसी बातें करता है, ऐसे मैसेजेस भेजता है कि सारे मैसेजेस तूने भेजे। पिछले 6 महीनों से अपनी बेटी जैसी लड़की को रोमांटिक शेरो शायरी भेज रहा है। नहीं। और सुन, तू उसके बाप जैसा हो या ना हो, लेकिन हम तेरे बाप जरूर हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि तुझ जैसा को कैसे सुधारना है। नायक सर मेरी बात सुनिए सर। राज, अपनी जिंदगी में कुछ लोग इतने मतलबी होते हैं कि किसी और की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। वैसे मिथि के पास मोबाइल फोन है ना? हाँ सर। हर एक का मानना है कि पिछले 1 हफ्ते से उसने अंजलि को नहीं देखा। लगभग 1 हफ्ते से तुमने उसको देखा तक नहीं। तो पिछले 1 हफ्ते के अंजलि और मिथि दोनों के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और एक एक एक्टिविटी को अच्छे से चेक करो। सर मिथि का? ये लड़की कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। पिछले 1 हफ्ते से उसकी माँ का कुछ पता नहीं है और उसने इस बारे में ना तो अपने पड़ोसियों से बात की ना ही पुलिस स्टेशन आई। हमें बहुत बारीकी से तहकीकात करनी होगी। सर दीदी दवाई खा लो। सर मिथि के कॉल डिटेल्स आ गए हैं, लेकिन एक अजीब बात है, इन दिनों मिथि की किसी रंजन के साथ काफी बातें हो रही हैं और एक आइसोलेटेड जगह पर मिथि का फोन पिछले हफ्ते रेगुलर एक्टिव रहा है। तोड़ दो ताला। सर सर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से तो यही लगता है कि किसी को यह बंदी बना के रखा गया होगा। क्या यहाँ अंजलि को रखा गया होगा?
हो सकता है। राज, फौरन पता करो कि ये जगह किसकी है। सर। मिथि के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलते ही सतीश को इस बात का एहसास हो चुका था कि अपनी बेटी को इस तरह अपने हाल पर छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। दूसरी तरफ पुलिस को अंजलि के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला था, लेकिन इतना साफ हो रहा था कि मिथि बहुत कुछ छिपा रही थी। पुलिस ने इस केस को एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक खंगालना शुरू किया। दीदी, अगर मम्मा नहीं आई तो हमारा क्या होगा? क्या हमें पापा के साथ रहना पड़ेगा? नहीं साहिल, मम्मा आ जाएंगी। पुलिस है ना, उन्हें ढूंढ निकालेगी। तू चिंता मत कर। सर, उस वेयरहाउस के ओनर के बारे में पता चल गया। कौन है उसका ओनर? रंजन जोशी। रंजन जोशी? इन दिनों मिथि की किसी रंजन के साथ काफी बातें हो रही हैं। ये वही है ना जिसकी मिथि से अक्सर फोन पे बातें हुआ करती थी? ये सर, लेकिन इस रंजन जोशी के साथ मिथि का क्या रिश्ता हो सकता है? ये रिश्ता तो रंजन जोशी ही बताएगा। चलो। बिना किसी मकसद के तो आप लोग यहाँ आए नहीं होंगे, लेकिन सॉरी, ना मैं इस औरत को जानता हूँ ना इस बच्ची को। देखिए रंजन जी, आपके नंबर से मीठी नाम की लड़की की कई बार बातें हुई हैं और उसकी मां अंजलि लापता है और आपके फार्म हाउस पे किसी को बांध के रखे जाने के निशान मिले हैं हमें। और इतनी बातें काफी हैं हमारे लिए, आपको हमारा मेहमान बनाने के लिए। लेकिन सर, ये दोनों नंबर तो मैंने अपने बेटे ईशान और रोमित को दे रखे हैं। मेरा फार्म हाउस बंद पड़ा है। कहाँ ये आपके दोनों बेटे और कहाँ पढ़ते हैं ये लोग? एमजी स्कूल। तो मिथि तो एमजी स्कूल में पढ़ती है। मम्मा, आप कहाँ चले गए हो? पापा प्लीज, पापा मुझे मम्मी मेरे साथ चलो। तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती, उसे दारू पीने से फुर्सत मिले तब ना। और तेरे अकेले के बच्चे नहीं हैं, ये मेरे भी बच्चे हैं और मैं इन्हें अपने साथ रखूंगा। अगर इन्हें ले जाना है ना सतीश, तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा, समझे तुम? अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमेशा अपने बारे में सोचते हो ना तुम, और मैं बस एक शोपीस बन के रह गई। मेरे अरमान, मेरी ख्वाहिशें, मेरा प्यार सबको कुचलकर तुमने दूसरी शादी कर ली और मेरे जीने का सहारा भी छीनना चाहते हो। इतना दर्द भी मत दो सतीश कि मेरा जीना ही मुश्किल हो जाए। देखना बेटा, ये बच्ची को बाप छोड़ के चला गया और माँ दिन भर बेवड़ी की तरह पी के पड़ी रहती है। तनी क्या होगा बच्चों का। मम्मा, मम्मा, मम्मा पीना क्यों नहीं छोड़ देती हैं? पता है सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं और आपका भी मजाक उड़ाते हैं। ओके बेटा, आज से पीना बंद। पक। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। थैंक यू मम्मा। चलो अब मैं जाती हूँ। बाय बाय। कुछ नहीं होगा मम्मा, मत बोलना मिथि को। नहीं मम्मा, दरवाजा नहीं खुलेगा। पिंकी प्रॉमिस, आपके पास कभी नहीं दूंगी मिथि, प्लीज। नहीं मम्मा, आप हमेशा प्रॉमिस करते हो, तोड़ देते हो। मत बोलना मिथि को। मम्मा जाइए प्लीज, खोल दो। हेलो, ओके ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर मैंने ही आपको फोन किया था, देखिए बॉडी की बदबू आ रही है। तो बॉडी किसी फीमेल की लगती है, पूरी तरह से बॉडी जल चुकी है। राज, कहीं अंजलि तो नहीं?
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और अंजलि की फैमिली को शिनाख्त के लिए वहीं बुलवाओ। सर आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? राज सर, यहाँ ये देखो, गाड़ी के टायर के निशान। हो सकता है बॉडी को कार में डाल के यहाँ डंप किया गया। गाड़ी शायद इस तरफ से आई थी। इस रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबकी फुटेज चेक करवाओ। सर ये हमें बॉडी पे मिला। तुम लोगों ने मीठी की माँ को क्यों मारा? सर हमने किसी को नहीं मारा और ना ही सर मीठी ने कुछ किया। सर वो तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। हमने तो बस ये चाहा कि आंटी और मीठी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए सर हमने उनकी मदद करी। मदद? कैसी मदद? सर मीठी हमारी बेस्ट फ्रेंड है और वो आंटी की दारू की लत को छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। ये क्या कर रही तू? हाँ पागल हो गई तू? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मर जाने दो मुझे। मीठी अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे बोल, हमसे सॉल्व करेंगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मम्मी रोज अपने आप को मार रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जिसको देखो हमारा फायदा उठाने चला आता है, सब गरीब आना चाहते हैं और वो कहते हैं दिल भी अच्छे नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मम्मा जरा हाथ जोड़ के तुम लोग प्लीज मेरी हेल्प करो। हमने मिलकर एक प्लान बनाया। तो सर हमने सोचा कि अगर आंटी को कुछ दिन बांध कर रखा जाए और उनको शराब ना दी जाए तो शायद आंटी की शराब की लत छूट जाएगी। सर मीठी अपनी माँ से शराब ना पीने के लिए सर रोज भीख मांगती थी। मम्मा मम्मा आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप शराब छोड़ देंगी। छोड़ दीजिए ना मम्मा प्लीज। मीठी ये क्यों कर रही है तू? हाँ बेटा बेटा मुझसे नहीं छूटती है शराब। तू मुझे घर ले चलना। नहीं मम्मा, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि आप शराब के बिना रह सकती हैं, मैं आपको घर नहीं ले जाऊंगी। पागल हो गया है क्या मीठी? बोल मुझे मीठी। मैं नहीं छोड़ सकती शराब। मीठी प्लीज मुझे घर ले चल। सर 22 तारीख की रात को आंटी हमें चकमा देकर भाग गई। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो हमें कहीं नहीं मिली। यार क्या करेंगे अब? हाँ मिठी। हेलो मम्मा ठीक है ना? मिठी आंटी तो भाग गई। क्या? सर हमने कुछ नहीं किया, वो भी सर हम अपने बेस्ट फ्रेंड की मॉम के साथ ऐसा करेंगे? सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हम चाहते थे कि हमारी फ्रेंड की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। इस मीठी को लेके आओ, देखते हैं अब इसे क्या कहना है। दीदी कहाँ जा रहे हो? तू दूध खत्म कर, मैं तब तक आती हूँ। पुलिस अंकल आप? दीदी घर पर नहीं है। कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता। आज नईमा घर पे आई थी, उसके बाद दीदी कहीं चली गई। बेटा शांत हो जाओ। मिठी शांत हो जाओ। क्या चल रहा था? आवाज कैसी आ रही थी? जिन्हें वो तुमने मीठी को घर में बंद करके मारने की कोशिश की, अब बताओगे या हम उगलवाएं? मैं बताता हूं।
मिथि? मिथि? मैंने जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। ना मैंने अंजलि को मारा और ना ही मैंने मिथि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। बेटा बताओ, तुमने क्यों अपनी माँ को किडनैप किया और अपने पापा पे हमला किया? सर, मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मम्मी शराब छोड़ दें। और फिर श्रुति आंटी ने कहा कि मम्मी को सिर्फ पापा ही मार सकते हैं क्योंकि वो हमें अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो मम्मी से नफरत करते थे और इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। राज सर, ये श्रुति का एंगल हमारी कहानी का वो मोड़ है जो हमें मंजिल तक लेके जाएगा। श्रुति को लेके आओ। यस सर। मिथि को तुमने ऐसा क्यों कहा कि सतीश ने अंजलि को मारा है? अगर कोई शक था तो हमारे पास आ सकती थी तुम। सतीश ने पहले अंजलि की जिंदगी बर्बाद की, फिर मेरी जिंदगी। अंजलि से तो उसने छुटकारा पा लिया था, लेकिन बच्चों को नहीं भूल पा रहा था और वो बच्चों को फिर से हासिल करना चाहता था। इसलिए मैंने मिथि से कहा कि तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे पापा ने ही मारा है और वो तुम्हें भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। बड़े दुख की बात है श्रुति, छोटे बच्चों से कितना बड़ा जुर्म कराने वाली थी तुम। मासूम बच्चों को अपनी मां से बिछड़ने का दुख क्या होता है समझती हैं आप? आप नहीं समझ सकती। ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये बॉडी अंजलि की है। मरने से पहले उसके साथ रेप किया गया, फिर उसे जलाया गया। मुजरिम ना अगर केतन है, न मीठी और उसके दोस्त, न सतीश, न श्रुति, तो फिर वो कौन हो सकता है जिसने ये किया? सर, ये जंगल के पास का सीसीटीवी फुटेज लगाओ। ये ब्लैक कलर की सेडान इसी रास्ते से जंगल की तरफ जा रही है। पता करो ये कार किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, सर ये है कार। चेक करो अच्छे से। सर ये देखिए, पकड़ो इसे। ले चलो। सर मैंने, सर बताइए तो, सर मैंने किया क्या? सर बताइए। सर गलती होगी, बता रहे हैं सर, गलती होगी। क्यों किया ऐसा? क्यों मारा अंजलि को? बताता हूँ सर, बताता हूँ, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। वॉचमैन, जी मैडम। शराब के लिए 200 रुपए चाहिए। मैं बाद में लौटा दूंगी तेरे को। अरे मेरे पास पैसे नहीं मैडम। देखना। हाँ क्या हुआ? अरे साहब वो अंजलि मैडम है, वो पैसे मंगा रहे। अच्छा, ये लो ऑटो वाले को दे दो, मैं देखता हूँ। जी साहब। आइए अंजलि, आप मेरे साथ आइए। कहाँ? आइए तो सही, मैंने आपके लिए बढ़िया शराब का इंतजाम किया है। आइए, पीने में मजा आएगा आपको। आइए आइए। ये कहाँ ले आया? ये अपनी जगह अपना गैरेज है। आओ बैठो बैठो। वो शराब दे रहा हूँ अभी, बस अभी देता हूँ। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी और हम लोग बहुत डर गए थे कि अगर पोल खुल गई तो सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। जुर्म पे चाहे जितने भी पर्दे डाल दो, वो सच को छुपाने के लिए काफी नहीं होता। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि फांसी हो तुम।
केतन को मॉलेस्टेशन और मिश्रा और गार्ड को बलात्कार और हत्या के आरोप में दोषी पाया गया और उन पर कानूनी कार्यवाही चल रही है। सतीश और श्रुति का अब तलाक हो चुका है और मिथि और साहिल अब अपने पिता के साथ रहते हैं। कहते हैं कि हमारा भविष्य हमारी आदतों के हिसाब से तय होता है और हमारा भविष्य तभी बदल सकता है जब हम अपनी आदतें बदलें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।